हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संध्या विद्यापीठ। गुड इवनिंग बेटा। आइए बेटा, देखिए बेटा, आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था बेटा? बोर का परमाणु प्रतिरूप और उस प्रतिरूप के अभिग्रहित। बोर के परमाणु प्रतिरूप के आपने क्या पढ़े थे? यहाँ पर अभिग्रहित पढ़े थे। अब उन्हीं अभिग्रहित को अपने को आगे लेना है। आगे लेने के लिए अपन ने यहाँ पर देखिए पॉइंट लिया है यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या। बोर के परमाणु प्रतिरूप जो यहाँ पर दिया गया था, उसी प्रतिरूप के द्वारा हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के परमाणविक स्पेक्ट्रम की क्या करेंगे? व्याख्या। देखिए, आपने बोर के परमाणु प्रतिरूप के अभिग्रहित 2 में पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन आपका निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और यदि वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अर्थात यहाँ पर 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य यहाँ पर ऊर्जा का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पर आपने कहा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आपका जो प्रारंभिक स्तर में है, प्रारंभिक ऊर्जा स्तर जो है, उस प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान यहाँ पर कितना है बेटा? -RH(1/n²। चूंकि अपन प्रारंभिक बोल रहे हैं तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? Ni²। इसमें बेटा ये आपका जूल है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही आपने यहाँ पर कहा कि अंतिम जहां इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 आपके पास कितनी है बेटा? यहाँ पर -RH(1/n). फाइनल अपन ले रहे हैं तो n फाइनल का स्क्वायर, और ये भी किसमें बेटा? आपकी जूल में। ये आपने हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा निर्धारित की थी किसी भी कोश के लिए, वहीं से आ रहा है बेटा। यहाँ पर ये प्रारंभिक कोश की ऊर्जा के लिए है, ये आपकी अंतिम कोश की ऊर्जा के लिए है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Ni ऊर्जा स्तर से ऊर्जा ग्रहण करके वो किसमें जा रहा है? N फाइनल में जा रहा है। किसमें जा रहा है? N फाइनल में। तो इसकी ऊर्जा को तो आपने कहा यहाँ पर E1 और इसकी ऊर्जा को कहा आपने E2। क्लियर है? यानी 2 ऊर्जा स्तरों के मध्य आपको ऊर्जा अंतर निकालना है, तो E2 में से किसको घटा दीजिए बेटा? यहाँ पर E1 को घटा दीजिए। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि डेल्टा E इक्वल होगा आपके पास बेटा यहाँ पर E2 माइनस E1। यहाँ से हम E2 और E1 का मान रख सकते हैं। डेल्टा E बराबर आपके पास क्या मिलेगा? E2 का मान ये रहा आपके पास -RH(1/n) फाइनल का स्क्वायर माइनस, घटाना है इसमें से, किसको घटाना है बेटा? E1 को। E1 का मान ये रहा -RH(1/ni) का स्क्वायर। माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो बेटा वैल्यू किस में आएगी? आपकी प्लस में। -RH(1/nf²। माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस RH(1/ni) का स्क्वायर।
क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपके पास, आर एच, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर आर एच, ये प्लस वाली वैल्यू है और ये कौन सी है बेटा माइनस वाली। हम प्लस वाली को पहले रख लेते हैं, 1/n आई का स्क्वायर माइनस 1/n एफ का स्क्वायर। क्लियर है। ये आपके पास यहाँ पर क्या मिल गई बेटा, रिडबर्ग समीकरण। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए जो रिडबर्ग ने यहाँ पर समीकरण दी थी वही समीकरण अपने पास है, जहां आर एच का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं बेटा, डेल्टा ई बराबर आर एच का मान होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n आई का स्क्वायर माइनस 1/n एफ का स्क्वायर। रिडबर्ग नियतांक का जूल के लिए मान होता है, इसके लिए बेटा यहाँ पर जूल के लिए। क्लियर। अब अपने को यहाँ से क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, तरंग संख्या, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के परमाणविक स्पेक्ट्रम ने आपने क्या कैलकुलेट की थी बेटा यहाँ पर तरंग संख्या। उसी तरंग संख्या को कैलकुलेट करना है, तो अपन यहाँ पर इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या कहा बेटा यहाँ पर कि डेल्टा ई ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है बेटा, बोर के आवृत्ति नियम के अनुसार आवृत्ति के समानुपाती होता है, एच न्यू के बराबर होता है। यानी इस डेल्टा ई की जगह अपन एच न्यू रखें और यहाँ से हमें न्यू कैलकुलेट करना हो तो एच को किसके अपोन में ले जाए बेटा यहाँ पर डेल्टा के अपोन में। क्लियर है। यानी इस टर्म को हम आगे क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर कि न्यू इक्वल आपके पास डेल्टा ई अपॉन क्या है एच। डेल्टा ई का मान ये रहा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n आई का स्क्वायर माइनस 1/n एफ का स्क्वायर। अपॉन में आपके पास क्या है बेटा h, और h का मान कितना होता है बेटा यहाँ पर 6.60 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जूल से जूल क्या हो गया कैंसिल, सेकंड ऊपर जाके क्या हो गया सेकंड इनवर्स। जब आप इस टर्म का इस टर्म में क्या लगाते हो बेटा यहाँ पर भाग लगाते हो, भाग लगाते हो तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू मिलती है न्यू बराबर आपको यहाँ पर मिलता है 3.29 इंटू 10⁻15। बाकी आगे देखिए यहाँ पर 1/n आई का स्क्वायर माइनस 1/n एफ का स्क्वायर, और किसमें आता है बेटा ये आपका सेकंड इनवर्स में। सेकंड ऊपर जाके आपका क्या हो गया सेकंड इनवर्स, या फिर इसको क्या बोल दीजिए बेटा हर्ट्ज बोल दीजिए। क्लियर है। यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट की बेटा यहाँ पर तरंग संख्या। क्लियर है। अब इसी तरंग संख्या को अपन रिप्रेजेंट करेंगे किसकी फॉर्म में बेटा तरंग संख्या की फॉर्म में। ये अपने पास आवृत्ति न्यू मिल गया, अब इस न्यू को अपने को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा तरंग संख्या के रूप में। तो हम क्या कहेंगे कि अपने पास एक वैल्यू है यहाँ पर, एक डिजिट है यहाँ पर कि न्यू इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। न्यू बराबर आपके पास क्या होता है c अपॉन लैम्डा, और अपन जानते हैं यहाँ पर कि तरंग संख्या 1 अपॉन लैम्डा का क्या होती है बेटा व्युत्क्रम। यानी 1 अपॉन लैम्डा की जगह अपन क्या रख सकते हैं बेटा यहाँ पर न्यू बार,
कि न्यू इक्वल क्या आएगा बेटा, यहाँ पर न्यू इक्वल क्या आएगा, सी मल्टीप्लाई न्यू बार। यहां से हम ले सकते हैं 1/λ का मान। हमें न्यू बार कैलकुलेट करना है तो सी को कहाँ ले जाए, इसके अपोन में। तो न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर, न्यू अपॉन आपका सी। देखिए बेटा यहाँ पर क्या कहा आपने कि आपके पास न्यू किसके बराबर होता है, सी बाई लेमडा के, और न्यू बार किसके बराबर होता है, 1/λ के। 1/λ का मान यहाँ 1/λ है आपके पास यहाँ पर, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, न्यू बार। फिर अपने को मान किसका चाहिए बेटा, न्यू बार का। तो सी को कहाँ ले जाए, न्यू के अपोन में। तो अपने पास क्या निकल कर आ रही है बेटा, यहाँ पर तरंग संख्या। अब इसी को आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है न्यू बार। तो न्यू बार इक्वल आपने क्या लिखा, न्यू अपॉन सी, और न्यू का मान अपने पास क्या है बेटा, 3.29 इंटू 10⁻15 1/n I स्क्वायर माइनस 1/n F स्क्वायर अपॉन, यहाँ सेकंड इनवर्स है, नीचे यहाँ पर सी प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड को सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ से सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल। क्लियर है, इसका आप इसमें भाग लगाते हो तो न्यू बार आपको डिजिट मिलती है 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n I का स्क्वायर माइनस 1/n F का स्क्वायर, और किसमें बेटा ये आपका मीटर इनवर्स में, किसमें बेटा यहाँ पर आपका मीटर इनवर्स में। अपोन में क्या बच रहा है, मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर को कितने से गुणा कर देंगे बेटा, 100 से, यानी इस टर्म में अपन कितने का भाग लगा देंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर पावर कितनी कम हो जाएगी बेटा, 2 कम हो जाएगी। तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ पर, न्यू बार बराबर 1.09677 इंटू 10⁻5 1/n I का स्क्वायर माइनस 1/n F का स्क्वायर। अब किसमें आ गया मान बेटा आपका, सेंटीमीटर इनवर्स में। देखिए 10⁻5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन मिलती है 109,677 1/n I का स्क्वायर माइनस 1/n F का स्क्वायर, और मान किसमें बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में। क्या ये समीकरण आपकी यहाँ पर रीडबर्ग समीकरण में थी या नहीं, बस केवल एक डिजिट है कि वहां अपन ने 1 लिखा था और यहाँ अपन ने 2 लिखा था। क्लियर है, यहाँ पर वही फॉर्मूला अपने पास ड्राइव हो रहा है, अर्थात हम बोर के सेकंड अभिक्रय को प्रयोग में लेकर के हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रा की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा, ये था आपके पास यहाँ पर परमाणविक स्पेक्ट्रम और उसी के साथ में बोर का परमाणु प्रतिरूप। देखिए बोर ने यहाँ पर बहुत कुछ चीजें यहाँ एक्सप्लेन की है परमाणु की संरचना के लिए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाती है बेटा, कमियां रह जाती है। वही कमियां अपने को देखनी है कि क्या क्या कमी इसके सिद्धांत में रहती हैं। बोर की कमियां, बोर सिद्धांत की कमियां क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर, बोर का सिद्धांत देखिए कि बोर का सिद्धांत यहाँ पर केवल और केवल लागू किया गया था बेटा एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। किसके लिए बेटा, यहाँ पर एसी स्पीसीज
जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए, हीलियम नाभिक के लिए, लिथियम नाभिक के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ही ये परमाणविक मॉडल दिया गया था। बाकी स्पीसीज के लिए, बाकी तत्वों के लिए ये मॉडल यहाँ पर नहीं दिया गया था। देखिए यहाँ पर और क्या कहता है कि यहाँ पर जो आपके पास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं प्राप्त हो रही थी परमाणविक स्पेक्ट्रम में, कभी कभी क्या होता है कि ये परमाणविक रेखाएं एक डबलेट के रूप में, द्विक के रूप में यहाँ पर विपाटित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है। ये स्पेक्ट्रम में कुछ रेखाएं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। इन्हीं में से कुछ रेखाएं यहाँ पर क्या होती है, कभी कभी दो हिस्सों में बट जाती है। कितने हिस्सों में बेटा? यहाँ पर दो हिस्सों में बट जाती है। तो ये दो हिस्सों में क्यों बट रही है? ऐसी द्विक, ऐसी डबलेट का निर्माण क्यों कर रही है? द्विक रेखाओं का यहाँ पर निर्माण क्यों कर रही है? इसकी किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोर का परमाणु प्रतिरूप यहाँ पर दो प्रभावों को भी एक्सप्लेन नहीं करता। एक तो परमाणु द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला ज़ीमॉन प्रभाव और एक है बेटा स्टॉक प्रभाव। ज़ीमॉन प्रभाव और एक क्या है बेटा यहाँ पर स्टॉक प्रभाव। इन दो प्रभावों की यहाँ पर बोर का परमाणु प्रतिरूप कोई व्याख्या नहीं करता। देखिए बेटा यहाँ पर ज़ीमॉन प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। जैसे ही आप यहाँ पर कण के आसपास चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो तो उस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं इस प्रकार से विपाटित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसकी भी ये किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता है। सेम यही प्रभाव आपका कौन सा है बेटा? स्टॉक। बस थोड़ा सा चेंज क्या है यहाँ पर, यहाँ अपन कौन सा क्षेत्र अप्लाई करते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का ये विपाटन क्यों होता है, इसकी भी ये कोई प्रकार की, किसी प्रकार की व्याख्या नहीं करता है। लास्ट देखिए यहाँ पर परमाणु आपस में रासायनिक संयोजन करते हैं, रासायनिक आबंधों का निर्माण करते हैं। रासायनिक आबंधों का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। इन रासायनिक आबंधों के बारे में भी यहाँ पर बोर का परमाणु प्रतिरूप किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता है। आई चीज समझ में? तो ये 4-5 इसमें क्या थी बेटा कमियां? पहली कमी तो यही है कि इसमें केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम रट रखा था, यानी एकल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ही इसे लागू किया गया था। दूसरा यहाँ पर कि जब आप विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पेक्ट्रा लेते हो तो उस स्पेक्ट्रा में कहीं कहीं कुछ विकिरणें क्या होती हैं, डबलेट के रूप में विपाटित हो जाती है, जैसे ज़ीमॉन प्रभाव में, स्टोक प्रभाव में। तो इनमें यहाँ पर स्पेक्ट्रमी रेखाएं विपाटित हो रही हैं, तो उनके विपाटन की भी ये किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता। साथ ही परमाणु यहाँ पर रासायनिक आबंधों का निर्माण क्यों करते हैं, ये इसकी भी किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर कमियां पूछी जाती है कि बोर के परमाणु सिद्धांत की कौन कौन सी कमियां हैं, लिखिए। क्लियर यहाँ तक? चलिए बेटा आगे चलते हैं।
देखिए बेटा, यहाँ तक आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि आप स्टार्ट कर रहे थे इस टॉपिक को कहाँ से बेटा? परमाणु संरचना से, जिसमें थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा आपने, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा, उसके बाद में आपने यहाँ पर द्रव्य की प्रकृति के बारे में जाना, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। उसके बाद में आपने बोर का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा यहाँ पर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर उसी द्वैत प्रकृति को यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं लुईस डी ब्रोगली, वो अपने एक समीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है, उस द्वैत प्रकृति को यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं लुईस डी ब्रोगली। ये लुईस डी ब्रोगली यहाँ पर उसको एक समीकरण के रूप में क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। देखिए बेटा, वो समीकरण क्या थी यहाँ पर? हाइजेनबर्ग का, सॉरी, डी ब्रोगली समीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्या पढ़ेंगे बेटा? द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखिए बेटा, डी ब्रोगली समीकरण क्या कहती है यहाँ पर कि जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहा है, डी ब्रोगली के अनुसार यहाँ पर किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरंग व कणीय प्रकृति को एक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। उस समीकरण को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर? डी ब्रोगली समीकरण। यह समीकरण उस इलेक्ट्रॉन की कणीय और तरंग दोनों प्रकृति की क्या करती है बेटा? व्याख्या करती है। क्या कहती है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था यहाँ पर प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत अनुसार, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत अनुसार कि ऊर्जा E बराबर क्या होता है बेटा? h। ऊर्जा E बराबर क्या होता है? h। ऐसे ही जब कोई कण गतिमान होता है तो उस समय आइंस्टीन के अनुसार उस कण का संवेग, आइंस्टीन के अनुसार उस कण का जो संवेग है, वो संवेग उस कण की ऊर्जा के क्या होता है? बराबर, यानी E बराबर mc स्क्वायर। ये समीकरण आपके पास क्या आई बेटा? दो। दोनों समीकरण में देखिए, ये दोनों मान किसके बराबर है? E के बराबर है, यानी h न्यू बराबर आपके पास क्या होगा बेटा? यहाँ पर mc स्क्वायर। यहाँ पर हम न्यू का मान पुट कर सकते हैं। न्यू बराबर होता है बेटा c बाई लैम्डा इक्वल mc स्क्वायर। c से c स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। c से c स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। mc इक्वल आपको क्या मिला बेटा? यहाँ पर h अपॉन लैम्डा। mc किसको बताता है बेटा? यहाँ पर संवेग को, p को, यानी p किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? 1 अपॉन लैम्डा के। p यहाँ पर संवेग किसको बताता है बेटा? संवेग किसका होगा? जिसका द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसका होगा? किसी कण का, यानी कौन सी प्रकृति आएगी? कणीय प्रकृति। ऐसे ही यहाँ पर लैम्डा क्या होता है बेटा? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसका होगा बेटा? तरंग का, यानी तरंग दैर्घ्य रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर तरंग प्रकृति को, अर्थात कणीय प्रकृति और
तरंग प्रकृति दोनों में यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यदि कणीय प्रकृति का मान बढ़ेगा तो तरंग प्रकृति क्या होगी, कम, और यदि तरंग प्रकृति का मान बढ़ेगा तो कणीय प्रकृति क्या होगी बेटा, कम होगी। यानी कि आपके पास ऐसे कण जिनका मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है, उनमें तरंग प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, और ऐसी वस्तुएं यहाँ पर जिनका द्रव्यमान ज्यादा होता है उनमें यहाँ पर तरंग प्रवृत्ति कम पाई जाती है। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ये सिंपल आपके पास यहाँ पर जो समीकरण मिल रही है, इसी समीकरण को हम क्या नाम देते हैं बेटा, यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण। जो आपके पास टर्म यहाँ पर प्राप्त हो रही है, इसी टर्म को किस नाम से जाना जाता है बेटा, डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है बेटा? यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। देखिए बेटा, यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि जब आपके पास यहाँ पर कोई कण गतिमान है, कोई कण क्या है बेटा, गतिमान है, तो उस गतिमान कण की स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन, स्थिति और संवेग में परिवर्तन को हम एक साथ, स्थिति और संवेग में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को एक साथ हम यथार्थता पूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते। यथार्थता का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते। कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा यहाँ पर कि कोई कण क्या है बेटा आपका, गतिमान है, कोई कण क्या है आपका, गतिमान। तो इस गतिमान कण की यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन, कण के स्थिति में परिवर्तन डेल्टा एक्स जिसे हम बोलते हैं, स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, यथार्थता के साथ। यथार्थता पूर्वक हम यहाँ पर इन दोनों के मानों में यहाँ पर एक साथ परिवर्तन को ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए बेटा, यहाँ पर आगे हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन और संवेग में जो परिवर्तन है, इन दोनों का गुणनफल एक नियत मान होता है। संवेग में परिवर्तन और स्थिति में जो परिवर्तन है किसी कण की, उनका दोनों का जो गुणनफल है वो गुणनफल यहाँ पर एक नियत वैल्यू के इक्वल होता है। और वो वैल्यू क्या होती है यहाँ पर बेटा, देखिए कि डेल्टा एक्स स्थिति में परिवर्तन, डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन, दोनों का गुणनफल या तो इक्वल होता है या ग्रेटर होता है h/4 h/4 एच भी प्लैंक कांस्टेंट है, पाई का मान आपको पता है यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, नियत, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो गुणनफल एक नियत वैल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर हम डेल्टा पी की जगह क्या रख सकते हैं, कण का द्रव्यमान और उसके वेग में परिवर्तन, यानी इसी टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं,
डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल या ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई। हमने ये कहा कि हमें स्थिति में क्या निकालना है बेटा, परिवर्तन निकालना है। तो इस वैल्यू को कहाँ लेकर जाएंगे इधर, तो डेल्टा एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। यानी जब स्थिति में परिवर्तन निकालना है तो आपको वेग में, संवेग में परिवर्तन पता होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा कि गतिमान कण का आपको वेग कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, अपूर्ण में, h अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। यानी इस समय आपको क्या कैलकुलेट होना चाहिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन। ऐसी समझ में, यानी आपको यहाँ पर दोनों मान अगर एक साथ चाहिए तो दोनों मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पर ये कण कोई गतिमान हो रहा है, गतिमान हो रहा है तो उसकी स्थिति में चेंज आ रहा है, उसके वेग में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर देखिए स्थिति में चेंज, वेग, वेग तो क्या होगा, वस्तु की यहाँ पर स्थान परिवर्तन, तो वेग के लिए वो यहाँ जाएगी। जब वो यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या आप यहाँ पर स्थिति ज्ञात कर सकते हो, नहीं। गतिमान कण है, आगे की ओर जाएगा तो यहाँ पर उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यदि आपने कण को स्थिर रख लिया तो स्थिति तो पता चल जाएगी, लेकिन वेग क्या हो जाएगा बेटा, 0। यानी गतिमान कण की स्थिति और संवेग में परिवर्तन को हम एक साथ यथार्थता पूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते। यही आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्लियर है बेटा, यहाँ पर क्लियर है। चलिए बेटा, कल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमाणु की संरचना का ही यहाँ पर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। यहाँ पर हम उस परमाणु की एग्जैक्ट संरचना और उस परमाणु में एग्जैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, कक्षक क्या होती है, कक्षक का आकार वाकार वगैरह क्या होता है, कितनी कक्ष के परमाणु में पाई जाएगी, कहाँ उपस्थित होगी, कैसी उनकी आकृति होगी, कैसी संरचना होगी, कहाँ इलेक्ट्रॉन उनमें उपस्थित होगा, ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।